आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हनुमान भगवान राम में अपनी गहरी आस्था के कारण पूजे जाते हैं। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर हनुमान मंदिरों में खासी भीड़ देखने को मिली। हनुमान जयंती हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा हिंदुओं के एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाई जाती है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर शिमला के प्रसिद्ध जाखू मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। हनुमान जयंती एक महान हिंदू उत्सव है जो सांस्कृतिक और परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। लोग हनुमान जी की पूजा आस्था, जादुई शक्तियों, ताकत और ऊर्जा के प्रतीक के रूप में करते हैं। लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं क्योंकि यह बुरी शक्तियों का विनाश करने और मन को शांति प्रदान करने की क्षमता रखती है। इस दिन हनुमान भक्त सुबह जल्दी नहाने के बाद हनुमान मंदिर जाके और हनुमान जी की मूर्ति पर लाल सिंदूर चढ़ाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, मंत्रों का जाप करते हुए आरती करते हैं, मंदिर की परिक्रमा आदि बहुत सारी रस्में करते हैं। शिमला के प्रसिद्ध जाखू हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तजनों की भीड़ देखने को मिली। मंदिर के पुजारी का कहना है कि शिमला का जाखू मंदिर बहुत ही प्राचीन है। अब हनुमान मंदिर स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। जाखू मंदिर में हर साल हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर भजन कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये जो यहाँ पे हनुमान जयंती मनाई जाती है और इसका जो पर्व किया शुरू हुआ है, ये आज से कोई 40 साल पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी से एक मिस्टर एस.पी. रॉय आते थे। उन्होंने तो जो सबसे पहले हनुमान जयंती मनाई, उन्होंने 2 रुपये इकट्ठे करते और बर्फी से उन्होंने हनुमान जयंती मनानी शुरू की थी और तब से उन्होंने मालाएं ला के ये सारा कार्य शुरू किया और उसके बाद दिन पर प्रतिदिन जब जयंती आती है ये बढ़ता गया। आज ये लाखों में जा रही है, लाखों रुपये खर्च हो रहे और इतनी हो रही थी पूरी शिमला इसमें आस्था है। मेरा तो जीवन ही हनुमान जी का दिया हुआ है। आज से 7 साल पहले जब मेरी किडनियाँ खराब हुई थी तो जब डॉक्टर ने बोला था कि ये नहीं ठीक हो सकती तो हनुमान जी की कृपा से आज मैं चल रहा हूँ। जिससे जो यहाँ जाखू पैदल आता हूँ तो सब हनुमान जी की देन। हनुमान जी का जन्म वानर समुदाय में हुआ था। इसी कारण सभी हनुमान मंदिरों में लाल नारंगी रंग की हनुमान जी की मूर्ति होती है। पूजा के बाद लोग अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लाल सिंदूर को लगाते हैं और हनुमान जी से मांगी गई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों को लड्डू के प्रसाद का वितरण भी करते हैं। प्रभु हनुमान वानर समुदाय से थे और हिंदू धर्म के लोग हनुमान जी को एक दैवीय जीव के रूप में पूजते थे। हनुमान अवतार को महान शक्ति, आस्था, भक्ति, ताकत, ज्ञान, देवीय शक्ति, बहादुरी, बुद्धिमत्ता, निस्वार्थ सेवा भावना आदि गुणों के साथ भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम और माता सीता की भक्ति में लगा दिया है। बिना किसी उद्देश्य के कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। हनुमान भक्त हनुमान जी की प्रार्थना उनके जैसा बल, बुद्धि, ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। बेरोजगार भत्ता योजना 2017 का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने आउटसोर्स आधार पर 140 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को हायर करने और अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 20 पदों के सृजन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट वायदे को पूरा करते हुए बेरोजगारी योजना भत्ता 2017 की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत योजना के अनुसार व्यक्ति बेरोजगार होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय से जमा 2 पास होना चाहिए और आवेदन की तिथि के 1 वर्ष पहले से किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होने के लिए अन्य शर्तों में आवेदन की तिथि से पूर्व वित्तीय वर्षों में पति व पत्नी सहित सभी स्रोतों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
आयु सीमा 20 वर्ष से अधिक व 35 वर्ष से कम हो, सरकारी सेवा से बर्खास्त किया न हो शामिल हैं। बैठक में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना की लागत का 10% हिस्से के योगदान के लिए भारत सरकार को राज्य सरकार की सहमति देने का भी निर्णय लिया गया है और 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनकी प्लेसमेंट सुनिश्चित बनाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने पौधों की जीवंत प्रतिशतता में सुधार लाने के लिए सफलतापूर्वक वृक्षारोपण की स्थापना इस ढंग से करने के लिए कहा ताकि राज्य में वनों के घनत्व की गुणवत्ता में सुधार हो सके। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष और 5 सदस्यों सहित 2 गैर सरकारी भी शामिल होंगी। वन्य प्राणी एवं बंदरों की समस्या से निपटने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्मिन घोषित किए गए बंदरों को वैज्ञानिक तरीके से मारने के लिए इको टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। लोगों की धार्मिक भावनाओं के चलते बंदरों को मारने से बचने के कारण अब यह कार्य राज्य वन विभाग द्वारा गठित इको टास्क फोर्स को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदरों का खतरा प्रदेश के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हमें बंदर बाहुल्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि बंदर फसलों व फलों को नुकसान पहुंचाने के अलावा बच्चों और महिलाओं पर हमला कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने शिमला के नजदीक रेस्क्यू सेंटर फॉर लाइफ केयर खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्गों, गाँव और अन्य शहरों में बंदरों की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यदलों का गठन किया जाएगा। इसके अलावा मादा बंदरों में गर्भ निरोधक गोलियों से प्रजनन पर नियंत्रण लगाने के भी प्रयास किए जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सचिव आशा कुमारी ने राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर बंदरों को खाद्य पदार्थ खिलाने पर कानूनी कदम उठाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कानून बनाने के बावजूद भी राष्ट्रीय उच्च मार्गों से लगते स्थानीय स्थलों पर कानून एजेंसियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि बंदरों और अन्य जंगली जंतुओं के उत्पात से निपटने के लिए एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है। दलों को विशेष क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और इसके पश्चात बंदरों की जनसंख्या में आई गिरावट का पता लगाना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण कपूर ने कहा कि नसबंदी किए गए बंदरों की पहचान के लिए उनके माथे के बीच स्थायी टैटू उकेरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्रियाशील होने पर मोबाइल बंदर नसबंदी इकाई भी काफी सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि शिमला के समीप रेस्क्यू सेंटर फॉर लाइफ केयर खोला जाएगा, जिसमें 1000 आवारा और नसबंदी किए गए बंदरों को रखने की क्षमता होगी। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी एसके शर्मा ने जानकारी दी कि 2015 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर बंदरों की कुल 2,07,614 की अनुमानित आबादी में से इस वर्ष मार्च माह तक कुल 1,25,266 बंदरों की नसबंदी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जाखू मंदिर में बंदरों के लिए एक आहार स्थल स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की गई है। सामाजिक कार्यों में अपनी अलग पहचान बना चुकी सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा रविवार 16 अप्रैल को टोनी देवी के सिविल अस्पताल में सुबह 8:30 बजे 30वां निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में हड्डी रोग, स्त्री रोग, हृदय रोग, त्वचा रोग के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। यह जानकारी सर्व कल्याणकारी संस्था के चेयरमैन राजेंद्र राणा ने दी। 16 अप्रैल को टोनी देवी के सिविल अस्पताल में सुबह 8:30 बजे निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के जाने माने हड्डी व स्वाइन रोग विशेषज्ञ, बीजीआई के आर्थो विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में पंजाब की बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम रोगियों का उपचार करेंगी। सर्व कल्याणकारी संस्था के चेयरमैन राजेंद्र राणा ने बताया कि विख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज बहादुर से समय लेने के लिए ही रोगियों को 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है। सर्व कल्याणकारी संस्था के विशेष आग्रह पर डॉक्टर राज बहादुर पहले भी कई बार संस्था द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविरों में पधारकर रोगियों को अपनी कीमती सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। राजेंद्र राणा ने बताया कि 16 अप्रैल को आयोजित होने वाले संस्था के शिविर में हड्डी रोग, स्त्री रोग, हृदय रोग, त्वचा रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे।
हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।